पुजारी जी तुरंत पास आए और उन्होंने देखा डायरी में हाथ से लिखा गया था। इसका मतलब ये सच में बड़े ठाकुर की व्यक्तिगत डायरी थी। लेकिन सुमेर दुविधा में था कि वो अपने बाबा की व्यक्तिगत चीज ऐसे कैसे देख सकता है। सुमेर ने तुरंत वो डायरी बंद करके वापस उस ड्रॉ में रखते हुए बोला, पुजारी जी, ये बाबा की डायरी है। हो सकता है इसमें कई ऐसे राज हो जो बाबा किसी को ना बताना चाहते हो, या कोई ऐसी चीजें लिखी हुई हो जो बाबा के अलावा और किसी को नहीं मालूम चलनी चाहिए। तो ऐसे में मैं उनकी डायरी कैसे देख सकता हूँ? पुजारी जी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन हो सकता है सुमेर बाबू की इसी में हमें कोई मदद मिले। और इस वक्त गांव पर आई मुसीबत के बारे में सोचिए। लाइए मैं देखता हूं। लेकिन सुमेर वो डायरी तुरंत पुजारी जी के हाथ से लेते हुए बोला, नहीं पुजारी जी, हो सकता है इसमें हमारे परिवार की भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हो जो आपको नहीं जानना चाहिए। सुमेर के इस रूखे बर्ताव से पुजारी जी बोले, ठीक है, जैसा आप चाहे, लेकिन आप तो देखिए। सुमेर डायरी की तरफ देखता हुआ बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। हाँ ठीक है, पुजारी जी ने सहमति से कहा और सुमेर ने धीरे से वो डायरी खोली और पन्ने दर पन्ने पलट कर देखता रहा और फिर एक पन्ने पर आकर रुक गया और पुजारी जी से बोला, पुजारी जी ये देखिए मुझे क्या मिला। इस पन्ने पर हमारे काम की बात है। सुमेर की बात से पुजारी जी की आंखें चमक उठी और वो उस डायरी में झांक कर देखने लगे। उस डायरी में बड़े ठाकुर सज्जन सिंह की लिखावट थी और लिखा हुआ था, आज शाम देर तक देवदत्त और गिरधर बैठे रहे और हम बंजारन से लड़ने के तरीके ढूंढते रहे। देवदत्त को वशीकरण में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें उस मुसीबत को रोकना जरूरी है। इसलिए अब हम गिरधर के बताए उपाय से उसे तत्काल रोकने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। उस पन्ने को पढ़कर सुमेर ने पुजारी जी से पूछा, देवदत्त का जिक्र तो कई बार सुना है, लेकिन ये गिरधर कौन थे? और इस डायरी में बाबा ने कौन से उपाय का जिक्र किया है? पुजारी जी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोले, गिरधर, ये नाम कुछ सुना सा है। हाँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, गिरधर महाराज आपके पिताजी और गुरु देवदत्त के एक खास मित्र हुआ करते थे। हालांकि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया हूं, लेकिन मैंने एक बार गुरु देवदत्त के मुंह से सुना था कि गिरधर महाराज को इस शक्तियों और विद्याओं के बारे में बहुत ज्ञान था और दूर दूर से लोग उनके पास इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए आया करते थे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, गुरु देवदत्त को वशीकरण में कुछ वक्त लग रहा था और तब तक बंजारन का कहर चरम पर पहुंच चुका था। ऐसे में बड़े ठाकुर ने गांव वालों को कुछ चीजें बताई थी जिससे कि उससे कुछ समय के लिए बचा जा सके। हो सकता है इस डायरी में जिस उपाय की बात की गई है ये वही हो और ये उपाय उन्हें गिरधर ने बताए हो। और पढ़िए, क्या पता हमें भी कुछ उपाय मिल जाए। पुजारी जी के इतना कहते ही सुमेर ने डायरी के 2-3 पन्ने और पलटे, लेकिन आगे उसमें उन लोगों के काम की कोई खास बात नजर नहीं आई। सुमेर ने उस डायरी को बंद करते हुए कहा, बस आगे इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे काम की हो और मैं इस डायरी को ज्यादा देखना नहीं चाहता। पुजारी जी बहुत परेशान नजर आने लगे थे क्योंकि वो जिस उम्मीद से आए थे वो टूट रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सुमेर उस डायरी को बंद करके वापस उसी टेबल के ड्रॉर में रखने लगा, लेकिन तभी उसे डायरी के बीच से कुछ निकलता हुआ दिखा। पुजारी जी, इसमें कुछ और भी है। सुमेर की बात से पुजारी जी के मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने जल्दी से कहा, देखिए शायद कुछ जरूरी हो। सुमेर ने हाँ में सिर हिलाया और उस लिफाफे जैसी चीज को बाहर निकाला। सुमेर उस लिफाफे को उलट पलट कर देखकर बोला, ये तो बहुत पुराना लिफाफा लगता है, शायद इसमें कोई जरूरी कागजात होंगे। इतना कहकर सुमेर ने उस लिफाफे को खोला और उसमें रखे कागज को बाहर निकाला, जिसे खोलने पर दोनों हैरान हो गए क्योंकि हैरानी की बात यह थी कि ये कोई सामान्य कागज नहीं था, बल्कि कोई तस्वीर थी और ये हाथ से बनी हुई तस्वीर थी। उस तस्वीर को गौर से देखने के बाद सुमेर चहकता हुआ बोला, इसमें तो बाबा है। देखिए, ये बाबा की जवानी के दिनों की तस्वीर है और इसमें उनके साथ ये 2 लोग कौन है?
पुजारी जी ने वो तस्वीर बड़े आराम से सुमेर के हाथों से ले ली और गौर से देखने लगे। उस तस्वीर को देखकर पुजारी जी ने एक तस्वीर पर हाथ रखते हुए कहा, ये गुरु देवदत्त हैं और ये हैं आपके बाबा बड़े ठाकुर, और ये तीसरे कौन है ये मैं नहीं जानता। और फिर उन्होंने उस तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा, ये गिरधर है। सुमेर वो तस्वीर वापस पुजारी जी के हाथ से लेकर बोला, और आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यही गिरधर महाराज हैं, क्योंकि आपने तो उन्हें देखा तक नहीं है। पुजारी जी मुस्कुरा कर बोले, उस तस्वीर के नीचे तो पढ़िए, देखिए वहां लिखा हुआ है। सुमेर ने बड़े ध्यान से तस्वीर के नीचे की तरफ देखा और वाकई में उस तस्वीर के नीचे सबके नाम लिखे हुए थे, गिरधर महाराज, ग्राम अमरपुरा। सुमेर हैरानी से पुजारी जी की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जी, कहाँ तो हम गिरधर की बात कर रहे थे, यहाँ तो उनका पता भी लिखा हुआ है, और ये तो हमारे बगल वाले गांव अमरपुरा के ही निवासी हैं, तो हमने अब तक इनका जिक्र कैसे नहीं सुना। पुजारी जी कुछ सोचकर बोले, हो सकता है पाली गांव में जो भी घटनाएं हुई, गुरु देवदत्त की मौत, आपके बाबा की ये हालत, उसके बाद गिरधर ने पाली आना ही छोड़ दिया हो, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें उनसे मिलना चाहिए और आगे उपाय जानने की कोशिश करनी चाहिए, जो उपाय उन्होंने आज से 25 साल पहले आपके बाबा को बताए थे, क्योंकि आपके बाबा तो हमारी कोई सहायता कर नहीं सकते। सुमेर ने बाबा की तरफ देखा जो बेचैन नजरों से ये सारी बातें सुन रहे थे। सुमेर उनके पास गया और घुटनों के बल बैठकर उनकी आंखों में झांकता हुआ बोला, बाबा, आपकी क्या राय है? क्या हमें अमरपुरा जाना चाहिए और इनसे मिलना चाहिए? पुजारी जी ने सुमेर को समझाते हुए कहा, हो सकता है इतने सालों बाद अपने दोस्त का जिक्र सुनकर बड़े ठाकुर भावुक हो गए हो, उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए हो, लेकिन मेरी मानिए तो हमें एक बार गिरधर महाराज को इनके पास लेकर आना चाहिए। क्या पता बड़े ठाकुर की हालत में कोई सुधार हो जाए। पुजारी जी की इस बात ने सुमेर के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी थी। उसने अपने मन में सोचा, ये गिरधर चाहे जो भी हो, जो भी चमत्कार करते हो, लेकिन अगर मेरे बाबा की हालत में कुछ सुधार आता है तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। हमने सालों से अपने बाबा से बात तक नहीं की है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। सुमेर उठकर खड़ा हुआ और उत्साह के साथ बोला, ठीक है पुजारी जी, हम वहां कल जरूर जाएंगे। इस वक्त रात काफी हो चुकी है, मैं मनवा से कहकर हवेली के मेहमानों का कमरा खुलवाता हूँ। आप आज की रात वहीं आराम करिए, हम कल सवेरे अमरपुरा चलेंगे। दूसरी तरफ सुबह हो चुकी थी। ध्रुव अनन्या के बिस्तर के पास उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। छलावा और जुल्मी बाहर बैठे थे। विक्की चाय का कप ध्रुव को देते हुए बोला, लगता है तुम रात भर ठीक से सो नहीं पाए हो। एक काम करो, कुछ देर सो जाओ, और वैसे बुखार तो उतर गया है ना? अनन्या का हाथ और माथा छूकर ध्रुव ने देखा और बोला, हाँ बुखार तो अब उतर गया है, लेकिन रात में जिस तरह इसको उल्टियां हुई, और पहले जब हम लोग घर आए तो इसकी बॉडी एकदम ठंडी थी, और बाद में अचानक बुखार आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा इसके साथ हो क्या रहा है। विकी बोला, यार मुझे लगता है हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। ध्रुव झल्लाता हुआ बोला, क्या मुसीबत है, यहाँ अनन्या बार बार बीमार पड़ रही है और हम चाहकर भी शहर ले जाकर इसे नहीं दिखा पा रहे हैं, न इस गांव से निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस वाला और वो सुमेर, दोनों की नजर है हम पर। इतने में दरवाजे के पास से एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। छलावा और जुल्मी जल्दी से अंदर आए और बोले, वो बाहर पुलिस आई है। ध्रुव, जुल्मी और छलावा घर से बाहर आए, जहां इंस्पेक्टर विवेक मक्का के साथ खड़ा था। इंस्पेक्टर विवेक को देखकर ध्रुव और छलावा एक दूसरे को देखने लगे, और ध्रुव जल्दी से आगे बढ़कर बोला, इंस्पेक्टर विवेक, आप यहाँ? अब क्या हो गया? लेकिन इंस्पेक्टर विवेक ने ध्रुव के सवाल को इग्नोर करते हुए उसके साथ खड़े छलावा और जुल्मी की तरफ देखा और पूरे घर में एक नजर दौड़ाई और बोला, अरे यहाँ सिर्फ तुम तीनों की तिगड़ी ही है, बाकी तुम्हारे दो साथी कहाँ गए? कहीं भाग तो नहीं गए तुम्हें छोड़कर, या किसी अच्छे वकील की तलाश में गए हैं? ध्रुव ने सवालिया नजरों से इंस्पेक्टर विवेक को देखते हुए कहा, मतलब हम समझे नहीं। इंस्पेक्टर विवेक हंसता हुआ बोला, अब कानून पुलिस के चक्कर में पड़ोगे तो वकील तो चाहिए होगा ना तुम्हारे लिए।
छलावा इंस्पेक्टर विवेक की बात से घबरा गया था और उसने घबराते हुए पूछा, हम समझे नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम क्यों कानून और पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे, हमने क्या किया है? इंस्पेक्टर विवेक छलावा को गौर से देखकर बोला, नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है अभी तक तो, बाकी आगे अगर कुछ किया तो तुम भी खतरे में पड़ सकते हो। इतना कहकर इंस्पेक्टर विवेक ने अपनी जेब से वो पेन ड्राइव निकाला और इन लोगों की आंखों के सामने घुमाने लगा। ध्रुव इंस्पेक्टर विवेक की आंखों में देखता हुआ बोला, क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं और हमसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर विवेक दरवाजे से भीतर आकर सोफे पर बैठता हुआ बोला, हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। ध्रुव का पेशेंस अब खत्म हो गया था और उसने थोड़ा जोर से कहा, इंस्पेक्टर साहब बहुत हो गई आपकी पहेलियां, साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। आप इस तरह किसी के भी घर आकर उसे परेशान नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर विवेक आंखें दिखाता हुआ बोला, उस दिन तो तुम लोग हल्के में निकल गए, लेकिन आज मैं पूरे सबूत के साथ आया हूं कि ये पेन ड्राइव तुम ही लोगों का है। जानते हो पेन ड्राइव में क्या है? इस पेन ड्राइव में है फिल्में, भोजपुरी, हिंदी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें अंग्रेजी फिल्में तक हैं। और हॉलीवुड की फिल्में कोई गांव में तो देखना पसंद नहीं करेगा, और वैसे भी पेन ड्राइव जैसी चीजें तुम शहर के लोग ही इस्तेमाल करते हो। ध्रुव 2 मिनट के लिए तो खामोश रहा, फिर ताली बजाते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब आपको कुछ फिल्में मिली, उस बेसिस पर आप हमें गुनहगार कह रहे हैं। अभी आपने क्या कहा, हमें शहरी लोग? तो सोचिए जरा, शहरी लोगों के पास मोबाइल भी होगा, लैपटॉप भी होगा, और अगर हमें फिल्में देखनी होगी तो हम अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देखेंगे। चलिए ये छोड़िए, ये बताइए पेन ड्राइव में आपको कौन सी भोजपुरी फिल्म मिली, उसका नाम क्या है? मक्का याद करते हुए बोला, वो थी रखवाला, रिक्शा वाला, देवर बड़ा सतावेला और। ध्रुव हंसते हुए बोला, वाह ये तो बहुत अद्भुत फिल्में हैं। अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि हम क्या बोला, देवर सतावेला, ये देखेंगे। अरे थोड़ा तो अपना दिमाग लगाइए। ध्रुव की बात पर मक्का धीरे से बोला, साहब ये बात तो ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ध्रुव की बात पर गौर करके इंस्पेक्टर विवेक ने वो पेन ड्राइव उठाया और उसे अपनी जेब में रखता हुआ बोला, तुम्हारी ये दलील किसी काम की नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ सावधान करने और ये देखने आया था कि कहीं तुम लोग गांव से भाग तो नहीं गए। यहाँ से कहीं भागने की सोचना मत, हम जल्द ही गुनहगार तक पहुंच जाएंगे, या यूं कहो कि हम पहुंच तो गए ही हैं, बस एक सबूत और गुनहगार सलाखों के पीछे। चलो मक्का। इतना कहकर इंस्पेक्टर विवेक अपने हवलदार को लेकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर के जाते ही छलावा ध्रुव की तरफ देखकर हैरानी से बोला, इंस्पेक्टर पागल है क्या? बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के यूं ही किसी के घर में घुसकर हमें परेशान करने लगा। ध्रुव छलावा को शांत करते हुए बोला, रहने दे, उससे अपना काम तो ढंग से हो नहीं रहा है, इसलिए वो हमें परेशान कर रहा है। जब वो पेन ड्राइव हमारा है ही नहीं और हमने कोई कत्ल किया ही नहीं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर के जाते ही विकी बाहर आया और बोला, ध्रुव आ जाओ, अनन्या उठ गई सोकर। ध्रुव, छलावा और जुल्मी तीनों अंदर आए। उन्होंने देखा अनन्या बिस्तर पर बैठी हुई थी, वो ठीक दिख रही थी। ध्रुव उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बोला, तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा लग रहा है? ध्रुव के इतने प्यार से पूछने पर अनन्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से कहा, ध्रुव मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी वजह से तुम लोगों को परेशान होना पड़ा। ये क्या बकवास बातें कर रही हो, ये सब छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हें फ्रेश होना चाहिए तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ध्रुव की बात पर अनन्या जैसे ही अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकलती है और वो बोली, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे बहुत मारा हो, पता नहीं क्या हुआ था कल मेरे साथ, मुझे अच्छे से याद भी नहीं आ रहा है। ध्रुव अनन्या को वापस बिस्तर पर बैठाते हुए बोला, बैठो बैठो बैठो, तुम्हें थोड़ी और आराम की जरूरत है और आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय और ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। तुम्हें एनर्जी और फ्रेश होने की जरूरत है और पुरानी यादें छोड़ो, हम कुछ नई यादें बनाएंगे जो पुरानी वाली से ज्यादा अच्छी होंगी, क्या कहती हो? ध्रुव के इस फ्लर्ट अंदाज पर अनन्या मुस्कुराकर तिरछी नजर से ध्रुव की तरफ देखती रही और बोली, वो सब ठीक है, लेकिन अभी बाहर से आवाज कैसी आ रही थी? ध्रुव मजाकिया अंदाज में बोला, अरे मैं बताता हूँ, वो इंस्पेक्टर फिर से आया था, वही पेन ड्राइव लेकर।
बोलता है कि इसमें कोई भोजपुरी फिल्म है, देवर सतावेला, ऐसी फिल्में हम लोग देखते हैं। ध्रुव की बात सुनकर विकी, अनन्या और छलावा सब हंसने लगे, लेकिन जुल्मी के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। उसने बड़े ही गंभीर तरीके से बोला, लेकिन एक बात और है, ये भी तो जरूरी नहीं कि वो पेन ड्राइव जिसकी हो वो कातिल हो। जुल्मी की इस बात पर सब सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगे।